पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने सर्वप्रथम ये जाना कि पृथ्वी की अवस्थिति कैसी है अन्य ग्रहों की तुलना में, उस सौरमंडल में उसका कहाँ स्थान है। और फिर हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किस किस तरीके के सिद्धांत हमारे सामने आए हुए हैं। पहला दार्शनिक प्रकार के थे, दूसरा वैज्ञानिक प्रकार के थे। तो दार्शनिक में हमने पिछली कक्षा में ये जाना था कि भाई इमानुएल कांत ने पृथ्वी की उत्पत्ति को किस प्रकार से समझाया। आज हम जो जिस पर चर्चा करेंगे वो दो सिद्धांत हैं। मैं दोनों सिद्धांतों को इसी कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो इमानुएल कांत के बाद में दिए गए। इसमें हमने ये पढ़ा था भाई इमानुएल कांत ने जो अपना वायव्य राशि की परिकल्पना दी उसमें ये नहीं समझा पाए थे कि जो वायव्य कण हैं वह जो स्थिर थे, ठंडे थे और उनमें कोई टकराव नहीं हो रहा था, वो अचानक से टकराव कैसे शुरू हो गया और उसके अंदर ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो गई, ये वो चीज़ें नहीं समझा पाए थे। तो इस कड़ी के अंदर लाप्लास ने इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इस सिद्धांत को आगे रखते हुए उन्होंने ये समझाया कि लाप्लास, पहले मैं बता दूं, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1796 में किया, जो कि इमानुएल कांत के बाद में था। और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, इसका संशोधित वर्जन है, जो गैसियस हाइपोथेसिस है इमानुएल कांत की वायव्य राशि परिकल्पना जो है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो इन्होंने भी कुछ परिकल्पनाएं रखी जैसा कि इमानुएल कांत ने रखी। इनकी परिकल्पना यह थी कि एक ह्यूज, बहुत विशालकाय, तप्त, ठोस और अस्थिर, मतलब वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा था, उस तरह का एक नेबुला, एक राशि स्पेस में पहले से मौजूद थी। जैसा कि इमानुएल कांत ने कहा कि शीत थी, वायव्य थी और स्थिर थी। उसके विपरीत लाप्लास ने कहा कि तप्त थी, ठोस थी और अस्थिर थी, पहले से वो घूर्णन करती हुई पाई गई। तो इस तरह की जो राशि है वह उसमें निरंतर उसके अंदर से ऊष्मा का ह्रास होता गया। तो ये दो उनकी मान्यताएं थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे समझाया। तो अब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। इसमें ये कहा कि भाई साइज ऑफ नेबुला स्टार्टेड रिड्यूसिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एंड कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन रोटेटरी मोशन। तो ये उन्होंने बताया कि भाई जो साइज बढ़ा हुआ था उसके अंदर हीट के रेडिएशन से, हीट उसमें से ऊष्मा निकलती गई, तो उसका शीतलन शुरू हुआ और शीतलन से उसमें संकुचन स्टार्ट हुआ, और संकुचन से जो पहले से घूर्णन उसके अंदर हो रहा था वह और बढ़ गया। तो इस बात ने लॉ, जो कोणीय वेग का सिद्धांत है, उसको उसके साथ साथ इस चीज़ को इन्होंने समझाया कि भाई कोणीय वेग जब ये कहता है तो जो वायव्य राशि इतनी विशालकाय थी उसमें अगर घूर्णन बढ़ेगा कब, जब उसके अंदर उसके आकार में ह्रास होगा या उसका आकार कम होगा। तो आकार घटने के साथ गति बढ़ती है। इस सिद्धांत को उन्होंने मानते हुए ये समझाया कि भाई विशालकाय वायव्य राशि थी जो सॉलिड रूप में थी, हॉट थी और घूर्णन कर रही थी पहले से, उसमें संकुचन शुरू हुआ और संकुचन के साथ में गति बढ़ी। गति बढ़ने से केंद्र अपसारित बल केंद्र विमुखी बल को सुपरसीड कर गया, उससे एक्सीड कर गया, और उसमें से सिर्फ एक छल्ला बाहर आया। जो बाहरी आवरण था उससे एक छल्ला बाहर निकला, नेबुला के जो वायव्य राशि थी उसमें से एक छल्ला बाहर निकला, और धीरे धीरे ये 9 टुकड़ों में बंट के और 9 इसके प्लैनेट्स इसमें से बन गए जो आज तक घूर्णन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आलोचना इमानुएल कांत की हुई, वैसे लाप्लास की भी उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आपने चलो मान लिया कि भाई जैसा कि इमानुएल कांत ने नहीं समझा पाया था वैसा का वैसा आप भी नहीं समझा पा रहे हो कि ये तप्त अस्थिर जो वायव्य राशि है वो आई कहाँ से, और फिर 9 ही छल्ले क्यों निकले, और अगर छल्ले निकल भी गए तो इनका घूर्णन एक दिशा में होना चाहिए। जो 9 प्लैनेट बने उसमें
9 के 9 प्लैनेट का घूर्णन जो है, रेवोल्यूशन जो है एक दिशा में होना चाहिए सूर्य के सापेक्षिक, लेकिन हमने ये देखा है कि जुपिटर और सैटर्न विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो 9 में से 7 प्लैनेट तो एक साइड में घूम रहे हैं और जुपिटर और सैटर्न जो है विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वो उनका रोटेशन हो रहा है। तो ये मत था जिसमें ये दो मत थे, इमानुएल कांत के और लाप्लास के। उसमें एक विशालकाय राशि से हमारे पूरे प्लेनेट की उत्पत्ति को ना समझाया जा रहा था। अब चैम्बरलिन नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1905 में द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा एक राशि से पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसके अंदर दो अलग अलग बॉडीज थी जिसके कारण से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, उसमें जिसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल है। तो उन्होंने ये बताया कि इसको ये फर्स्ट ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो चैम्बरलिन ने ये समझाया कि उसने पहले अपनी एजम्पशंस बताई। एजम्पशंस में उसने ये बताया कि एक प्रोटोसन था और एक अप्रोचिंग कह दो या कंपेनियन कह दो या इंट्रूडिंग कह दो, एक ऐसा स्टार था। तो दो बॉडीज से इनकी रचना हुई है। जो प्रोटोसन था, मतलब पौराणिक जो सूर्य जिसको कहा गया, वो शीत था, सॉलिड रूप में था और मोशनलेस था। जैसा कि इमानुएल कांत ने माना था कि जो वायव्य राशियाँ थी वो कोल्ड थी, सॉलिड थी और मोशनलेस थी, वैसे ही इन्होंने भी कहा कि भाई जो पौराणिक जो सूर्य था वह शीत था, सॉलिड था और मोशनलेस था। अब क्या हुआ, इसके पास में इसको इन दो मान्यताओं मानते हुए उन्होंने अपने पोस्टुलेट ये कहा कि उसके पास में से एक विशालकाय तारा निकला। जो पौराणिक सूर्य था उसमें से उसके पास से एक विशालकाय तारा निकला और उस तारे ने क्या किया, अपना गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव इस सूर्य पर डाला। तो सूर्य पर डालने के कारण क्या हुआ कि उसके बाहरी आवरण से पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ जो हैं खींचकर बाहर आ गए और बाहर आकर वो आपस में टकराने लगे और टकराने के कारण उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण बाद में वो शनि शनि एक दूसरे से जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते वो उन्होंने 9 प्लैनेट का रूप लिया। अब इनका अगर हम इनकी थ्योरी का अगर हम एवोल्यूशन करें तो सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि जब अगर प्रोटोसन पास में से निकला, सॉरी कंपेनियन स्टार जो तारा था, सहायक तारा और जो साथी तारा जो उसके पास में से निकला प्रोटोसन के, तो जो प्लैनेट्स के जो थे वो एक ही आकार के क्यों बने। एक ही आकार में बनने का तात्पर्य हो गया, अलग अलग आकार के क्यों बने, एक ही आकार के क्यों नहीं बने। तो उन्होंने ये समझा नहीं पाए। उसका तात्पर्य ये हो गया कि हम देखते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, इसको हम देखेंगे तो सूर्य के नज़दीक जो उपग्रह हैं वो छोटे हैं। फिर जैसे मरकरी छोटा है, फिर वीनस छोटा उससे बड़ा है, फिर अर्थ उससे बड़ा है और जुपिटर, सैटर्न और बढ़ते जाएंगे। और शनि शनि जब हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की तरफ बढ़ते हैं तो वो फिर से छोटे जाते हैं। तो इस आकृति को वो नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा कि भाई जो कंपेनियन स्टार पास से निकला तो उन्होंने अलग अलग पदार्थ निकाले, तो सभी उपग्रह जो बने वो एक ही आकार के होने चाहिए थे, लेकिन विभिन्न आकृति के, सॉरी विभिन्न आकार के हैं। उनका जो रेडियस है वो अलग अलग है, त्रिज्या हर प्लेनेट की, हर ग्रह की अलग अलग है। तो ये वो नहीं समझा पाए। तो ये हमने आज 2 थ्योरीज पढ़ी। आप इसे जो भौतिक भूगोल की पुस्तक है उसमें से इसको पढ़ें, समझें। उसमें कुछ चित्र भी दिए हैं, उन चित्रों को देखें, उससे आप आसानी से आपको समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप प्रश्न पूछें। धन्यवाद।